ओके। तो देखें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये बात हमने रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिस्कस की थी कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ठीक है। और एनर्जी चेंजेस में भी बात डिस्कस की थी कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद जो है न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है जी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है। और बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेजेस होंगे जिनमें बॉन्ड मेकिंग होगी। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ड्यूरिंग द केमिकल, अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अच्छा, तो जब भी रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रिएक्शन की प्रोसीडिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और उसके बाद न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इन बॉन्ड ब्रेक होने की दो पॉसिबल वेज हैं जिसके थ्रू बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमोलिटिक ब्रेकिंग, ठीक है। पहले दो तरीकों से बॉन्ड ब्रेक होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक तरीका क्या कहलाता है, होमोलिटिक ब्रेकिंग, और दूसरा तरीका क्या कहलाता है, हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग। हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लें होमोलिटिक ब्रेकिंग। जब भी टर्म होमो यूज होती है तो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको होमोलिटिक ब्रेकिंग इसलिए कहते हैं कि जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखें बॉन्ड बेसिकली है क्या, व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड? It is a bond pair, it is a basically a shared pair of electron, right? कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो दो एटम्स के बिटवीन है। तो जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस बॉन्ड ब्रेकिंग के रिजल्ट में वो बॉन्डेड पेयर अगर वापस इक्वली शेयर हो जाए दोनों एटम्स के बिटवीन, तो उसे क्या कहेंगे, होमोलिटिक ब्रेकिंग कहेंगे। यानी कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों एटम्स को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। ये पॉइंट क्लियर है? इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, अब्दुल्ला एंड एहसन, आप दोनों को भी क्लियर है? जी सर। सर एक और दफा वापस समझा। अच्छा, एक और दफा वापस समझा दूं उसके लिए, एक मिनट अब्दुल्ला और एहसन, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो स्पीशीज फॉर्म होगी इस बॉन्ड ब्रेकिंग के रिजल्ट में, उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। अच्छा देखें, बेसिकली इसको इस तरह समझें, एसन, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नीचे वो बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है जो शेयर हुआ है। अगर ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो, यानी कि जिसके रिजल्ट में इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए और उस हाइड्रोजन को भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, तो डेट इज कॉल्ड होमोलिटिक ब्रेकिंग। अब ऐसा बात क्लियर हुई? जी सर। आप सबको भी क्लियर है? ठीक है। तो जब भी होमोलिटिक ब्रेकिंग होगी, इस होमोलिटिक ब्रेकिंग के रिजल्ट में क्या होगा, रेडिकल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। यानी कि जो स्पीशीज बनेगी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, जो चीज फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। ये बात भी क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, तो जरा ये इक्वेशन देखिए पहले, ये देखें। इस वक्त इस कार्बन एटम के अराउंड इस मॉलिक्यूल में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड किस तरह ब्रेक हुआ, इस तरह ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से एक हमें ये स्पीशी मिली है और एक ये स्पीशी मिली है। अब अगर इस स्पीशी को देखें तो इस स्पीशी के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन एटम के पास भी क्या है,
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब्दुल्ला एंड एहसन, आप दोनों को भी ये बात क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये इनके पास क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रेडिकल्स। तो रेडिकल की अगर एग्जामिनर डेफिनेशन पूछता है या कहता है डिफाइन द टर्म रेडिकल, तो आप सिंपल सी क्या बात लिखेंगे? अ स्पीशीज कंटेनिंग और हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जो अनपेयर हो, वो स्पीशीज क्या कहलाएगी? रेडिकल कहलाएगी। ये बात क्लियर हो गई सबको? इसमें अच्छा कोई सर, ये कंफ्यूजन? दोनों रेडिकल्स कहलाएंगे? जी हाँ, ये भी रेडिकल है क्योंकि इसके अच्छा पास अच्छा, भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये भी रेडिकल है क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सही। दो रेडिकल्स बने। बेसिकली ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बॉन्ड ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम ड्यूरिंग द रिएक्शन जब बॉन्ड ब्रेकिंग शो करेंगे तो हम उधर बॉन्ड्स बनाते हैं, तरह इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं बनाते। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाने की वजह ये थी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बॉन्ड ब्रेक होने के रिजल्ट में वो इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जब इक्वेशन हम दिखाएंगे तो वो इक्वेशन ऐसे दिखाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एरोस क्या कहलाते हैं? करली एरोस कहलाते हैं। ठीक है, ये करली एरोस किस लिए यूज किए जाते हैं? टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एरोस किस लिए यूज किए जाते हैं? टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरो की टेल जहां से जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन वो है, और एरो का हेड जिस एटम को या जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव हो रहा है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब देखें, ये बॉन्ड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर ये बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो मैंने एक एरो बनाया और उस एरो के हेड को मैंने कहा पॉइंट कर दिया? हाइड्रोजन पे। अगर आप इस हेड को देखें तो इस हेड को मैं क्या बोल सकता हूं? हाफ हेड। ठीक है ना, नॉर्मली एरो में क्या हेड होता है? दैट इज द हेड ऑफ द एरो। ठीक है, मगर मैंने क्या बनाया है? हाफ हेड बनाया है। ये बात समझ में आ रही है? हाफ हेड का मतलब ये है कि बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर मैंने हाफ हेड इधर पॉइंट किया है तो इसका मतलब है उन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर आपने इसका हेड होल बना दिया तो ये इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये पूरा इस हाइड्रोजन पे शिफ्ट हुआ है। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो हम हमेशा जब होमोलिटिक ब्रेकिंग होगी तो हम इस तरह हाफ हेड बनाएंगे, जिसका मतलब है कि इस पेयर, जो पूरा पेयर मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन में से, उस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इसी तरह मैं दूसरा एरो बनाऊंगा और उसका भी यूं हाफ हेड शो करूंगा, जिसका मतलब है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ है। जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है तो वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, जिसको हम यहाँ पे यूं डॉटेड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये डॉट का मतलब क्या है कि ये जो दो चीजें फॉर्म हुई हैं ये दोनों क्या है? रेडिकल्स हैं। ये बात क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अलीशाल क्लियर है? उबैद, अब्दुल्ला एंड तो एहसन, आप दोनों सर को भी रेडिकल्स क्लियर है? बनाने के बाद सिर्फ डॉट ही शो करेंगे? हाँ अच्छा, बिल्कुल, दोनों के लिए? बिल्कुल दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, और वो इलेक्ट्रॉन अब किसी चीज से पेयर नहीं हुआ तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और डॉट का मतलब है कि वो एटम बेसिकली वो रेडिकल है। सही, ठीक है। ये नीचे रेडिकल की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो रेडिकल होता है। और इस तरह, यानी कि ये जो सारे अगर हमने सब पे डॉट प्लेस किए हुए हैं तो इसका मतलब है ये सारे क्या हैं? रेडिकल्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहां तक क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब्दुल्ला, आपको क्लियर है? जी सर। एहसन, राफ, समी, क्या नाम है तुम्हारा? मैं भूल गया। जी सर, क्लियर है। ठीक है। अली, अली शाह, ओके।
अब आए तो होमोलिटिक ब्रेकिंग में जो बॉन्ड पेयर है उसका एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम को मिलेगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो रेडिकल होगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या रेडिकल बनने के बाद क्या होगा? बॉन्ड मेकिंग होगी, क्योंकि देखिए ना इस कार्बन का तो बॉन्ड एक कम है, तो बेसिकली ये हमने आपको पहला अनस्टेबल है, वेरी गुड, हमने पहला स्टेप दिखाया है कि जब भी रिएक्शन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोसीड होगा तो उसमें सबसे पहले क्या होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। फिर हमने बात की कि दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग है, जिसमें से पहली टाइप ये है जो कि होमोलिटिक ब्रेकिंग कहलाती है, जिसमें रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। क्यों रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है? क्योंकि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरा पेयर किसी एक एटम के पास नहीं जाता। बॉन्ड ब्रेक होने के रिजल्ट में, बॉन्ड ब्रेक होने के रिजल्ट में दोनों एटम को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई सबको? ओके, अस्सलाम वालेकुम अरीबा। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक हो गया और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखें इस कार्बन के पास इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में? ये तो बहुत आसान है। क्या इस कार्बन के पास इस वक्त सर 7 होंगे ना? जी वेरी गुड एहसन, 7 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इस वक्त थे, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये अनस्टेबल है। अब ये किसी से बॉन्ड बनाएगा जिसमें वो इस अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और इसी तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। इस वक्त इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के पास, तो ये भी बॉन्ड बनाएगा। तो ये अनस्टेबल स्पीशीज है जो कि जो है रिएक्शन के रूट के बिटवीन में फॉर्म हुई है, और ये अब फर्दर रिएक्ट करेंगी। मगर हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन का पहला स्टेप के पहले स्टेप में उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसमें से भी हमने बात की कि 2 तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जिसमें हमने ये पहली टाइप डिस्कस की है, जिसमें जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बिटवीन शेयर है वो इक्वली दोनों एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि दोनों एटम्स को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अरीबा, अब्दुल्ला एंड एहसन, क्लियर है सर। अरीबा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो या तो मुझे आप माइक पे बता दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, चैट का मुझे मैसेज नहीं पता चलता। नेक्स्ट इज हीट्रोलिटिक ब्रेकिंग। ठीक है, हीट्रोलिटिक ब्रेकिंग में क्या होता है? बॉन्ड इज अगेन क्या है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों एटम्स के बिटवीन जब बॉन्ड ब्रेक होता है। यानी कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों एटम्स जो आपस में बॉन्ड हुए हैं वो अलग अलग होंगे, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास रह जाएगा। तो एक एटम को जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था वो वापस नहीं मिलेगा, और दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। हाँ, अब इसमें फुल एरो होगा, फुल हेड एरो होगा, होल हेड एरो सर ये होगा। कैसे पता चलेगा कि दोनों किसको मिलेंगे? हाँ ये मैं अभी रिएक्शन बता हाँ ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो देखें, अब एक केस सोचें कि ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। अच्छा, अभी हमने जो पिछली एग्जांपल देखी थी वो किसकी देखी थी? कार्बन और हाइड्रोजन की देखी थी। कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? चलें सिंपली बताएं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में डाइपोल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। बट क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है इस बात का, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने का? कि ये सर वो बॉन्ड पेयर डाइपोल है, उस पे डाइपोल नहीं है। हाँ वो डाइपोल मतलब है। डाइपोल होने का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड पेयर है सर वो वो क्लोरीन के ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और एज कंपेयर टू कार्बन। बट ऊपर वाले केस में अगर डाइपोल नहीं है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के इक्वली क्लोजर है।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने से पास पहले ही अपने से क्लोज रखे हुए, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एटम अपने साथ ले जाएगा, तो उस एटम को अपना इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, तो इस एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और कार्बन को जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं मिला, तो इसका मतलब है इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जब भी हीट्रोलिटिक ब्रेकिंग होती है तो क्या फॉर्म होंगे, आयंस फॉर्म होंगे, और जब भी होमोलिटिक ब्रेकिंग होगी तो क्या फॉर्म होंगे, रेडिकल्स फॉर्म होंगे। और तो सिंपल सी ये बात याद रख लें कि होमोलिटिक ब्रेकिंग कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में होगी। अगर कार्बन किसी भी दूसरे एलिमेंट से बॉन्डेड है, क्लोरीन से, आयोडीन से, ब्रोमीन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा और हीट्रोलिटिक ब्रेकिंग होगी, कार्बन हमेशा पॉजिटिव आयन बनेगा और वो एटम जो है हमेशा नेगेटिव आयन बनेगा। ये बात क्लियर हो गई? सर लास्ट पॉइंट रिपीट करेंगे? जी, लास्ट पॉइंट मैंने ये बात की, देखें चलें और आसान करते हैं। अगर कार्बन और कार्बन है, एक अजम्पशन लें, तो नॉर्मली इन दोनों का बॉन्ड किस तरह ब्रेक होना चाहिए, होमोलिटिकली, हीट्रोलिटिकली? होमोलिटिकली, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, किस तरह ब्रेक होना चाहिए, होमोलिटिकली। कार्बन हाइड्रोजन है, क्योंकि दोनों में डायपोल नहीं हो रहा, तो बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा, होमोलिटिकली होगा। बात समझ में आ रही है? जी, अब्दुल्ला, एहसन एंड अरीबा, बात समझ में आ रही है? जी जी सर। सर। ओके, अब देखें, कार्बन बॉन्डेड है क्लोरीन से, डायपोल आ गया। कार्बन बॉन्डेड है नाइट्रोजन से, डायपोल आ गया। कार्बन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, डायपोल आ गया। तो ऐसे सब केस में जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस तरह होगा, हेट्रोलिटिकली होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएंगे, मगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन से छीन के लेके जाएंगे, क्योंकि इनको उस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की ताकत इनके पास ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देंगे, तो कार्बन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एटम जो यहां से निकला है वो अपने साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर आया है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है। आई बात समझ? क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। सो हियर हैव अ लुक। तो जब हम मैकेनिज्म में शो करेंगे तो अब देखें, यहाँ पे हम जो एरो बनाएंगे वो होल हेड बनाएंगे, जिसका मतलब है कि ये पूरा बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और पिछले केस में जब होमोलिटिक ब्रेकिंग हो रही थी तो बॉन्ड से जो एरो बना था करली, वो हाफ हेड एरो हाइड्रोजन की तरफ बना था और हाफ हेड एरो कार्बन की तरफ बना था। किस पे नहीं आएंगे ना, क्योंकि उसके पास तो उन दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। किसी ने के पास ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया ना किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन आया, तभी तो हमने कोई चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ डॉट्स आएंगे जो कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। से जो एरो बनाया आपने, ये थोड़ा सा क्लोरीन के पास तो करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड से। देखें, एक बात याद रखिएगा जिसकी वजह से मिस्टेक होती है, जब भी आप मैकेनिज्म का करली एरो बनाएंगे तो उस करली एरो का हेड, चाहे वो होल हेड हो या हाफ हेड हो, वो किसी एटम को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। वो किसको पॉइंट करना चाहिए, एटम को पॉइंट करना चाहिए। और करली एरो की टेल या तो बॉन्ड से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, या तो बॉन्ड से ओरिजिनेट होगी या तो फिर किसी एटम के लोन पेयर से ओरिजिनेट होगी। डायरेक्ट आप एटम से यू नहीं बना सकते। ये दो कंडीशंस नेसेसरी हैं कि उस एरो की, करली एरो की टेल या तो बॉन्ड से राइज होगी या लोन पेयर से राइज होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। और पॉइंट हमेशा हेड किसको करेगा, किसी भी एटम को करेगा, ठीक है। वो कभी बॉन्ड पे हेड नहीं जा सकता, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है? सर हीट्रोलिटिक में ये नेगेटिव और पॉजिटिव भी दिखाना होता है डॉट के साथ?
हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आप इस बात को जस्टिफाई भी तो करेंगे ना कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास क्यों गया। सही है। क्लोरीन के पास इसलिए गया क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन से ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचा हुआ था। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल गया। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है सबको? जी एहसन, अरीबा? जी सर क्लियर है। फुल हेड से रेडिएटिंग में बनेगा। हाँ, फुल हेड जब पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होगा तब फुल हेड बनेगा, और जब पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है तो हाफ हेड बनता है। और होमोलिटिक में दे सकते हैं डबल हेड, फुल हेड हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि होमोलिटिक में दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, पेयर जा ही नहीं रहा होता। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, तो ये जो कार्बन आया है इसको हमने क्या नेम दिया? कार्बोकैटायन का नेम दिया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज कैटायन। तो कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन में से अगर कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो सारे कार्बन क्या कहलाएंगे? कार्बोकैटायंस कहलाएंगे। ठीक है, वो सारे कार्बन क्या कहलाएंगे? कार्बोकैटायंस कहलाएंगे। तो हमारे पास हम कार्बोकैटायन को डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अल्काइल चेन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। यानी कि कहीं पे भी अगर आपको आर लिखा हुआ नजर आ रहा है तो उस आर का मतलब है कि वो इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। यानी कि वहां पे CH3 हो सकता है उस आर की जगह पे, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H11, C4H9, C5H11 कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई भी कार्बन चेन हो सकती है जो कि इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रही है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखें यहां पे आपको 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर दिखते हैं। पहला वो स्ट्रक्चर है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे क्या अटैच है? क्या अटैच है? 3 हाइड्रोजन अटैच है। और दूसरा वो स्ट्रक्चर है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स किससे बने हुए? 2 हाइड्रोजन से और एक आर से। इस आर का मतलब क्या है? एनी अल्काइल चेन, जो कि CH3 भी जस्ट हो सकता है। ठीक है, जो कि 2 कार्बन की चेन भी हो सकती है जो कि इस कार्बन से बॉन्डेड है, 3 कार्बन की चेन भी हो सकती है। ठीक है, एक्सेट्रा। ये बात समझ में आ गई सबको? जी अब्दुल्ला, एहसन एंड तो इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके रिमेनिंग तीनों बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन है या तीनों में से एक बॉन्ड पे कार्बन है और 2 पे हाइड्रोजन है, तो वो कार्बोकैटायन को मैं क्या किस कैटेगरी में ऐड करूंगा? आई विल कॉल इट प्राइमरी कार्बोकैटायन। उससे मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलूंगा। ये बात क्लियर? अगर सर उस जिसमें सिर्फ एक कार्बन अल्काइल होगा उसको, जी हाँ, जिस सिर्फ कार्बन पे जिसमें एक पॉजिटिव अल्काइल चार्ज होगा। है, जी जिसपे एक अल्काइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे 2 अल्काइल चेन्स अटैच हैं तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के तीनों बॉन्ड्स अल्काइल चेन से बॉन्डेड हैं तो वो क्या कहलाएगा? टर्शरी कार्बोकैटायन। ये बात यहां तक क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को शो करूं तो ये वाला बॉन्ड होगा डाइपोल। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी है। ठीक है, ये कार्बोकैटायन क्या है? प्राइमरी है। अब फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3
CH2 C2H5 CH CH2 Cl, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। रुक जाओ एक मिनट, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यही क्लोरीन बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा, तो ये पूरी चीज हट गई और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अब कौन सा कार्बोकैटायन बना? दोबारा एक दफा नीचे स्ट्रक्चर्स को देख लें, फिर आइडेंटिफाई करें। प्राइमरी। प्राइमरी क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है स्टिल 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये मैंने इसलिए एग्जांपल दी कि बड़ा स्ट्रक्चर देख के जहन में आ जाता है कि जो है वो प्राइमरी नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो ये भी कौन सा कार्बोकैटायन बना है? प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। ये बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सोचें, इस बात को भूल जाएं, यहां पे हाइड्रोजन नहीं है और यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, और ये क्लोरीन इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके रिमूव हो रहा है, और उसके बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो कार्बन है अब ये कौन सा कार्बोकैटायन बना रहा है? टर्शरी। टर्शरी, क्योंकि इसके रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स तीनों कार्बन से हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? एहसन आपको क्लियर है? जी सर। अरीबा, अब्दुल्ला आपको भी क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखें, जिस तरह हमने रेडिकल्स में बात की थी इसी तरह हमने यहाँ पे भी एक बात करेंगे कि ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या ये इसी तरह रहेगा? नहीं, ये फर्दर रिएक्ट करेगा ना, जो भी प्रोडक्ट है वो बनाएगा। तो यहाँ पे हमने इन कैटेगरीज की स्टेबिलिटी लिखी है। हमने क्या बोला है, कौन सा ज्यादा, ऑल्थो ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली अनस्टेबल। ठीक है, चारों अनस्टेबल हैं। क्यों अनस्टेबल हैं? क्योंकि इनमें से हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम है, इन्होंने फॉर श्योर बॉन्ड बनाना है। बट if we talk about their relative stabilities, so we can say this one is the most stable and this one, these one are the least stable. ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी का रीजन आता है 2 मार्क्स का। पहले वो आपसे कार्बोकैटायन आइडेंटिफाई करवाता है, फिर वो पूछता है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो आपको स्टेबिलिटी समझ में आनी चाहिए कि क्या है। अच्छा, एक बात बताएं, स्टेबल होना किस चीज पे डिपेंड करेगा? हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये स्टेबल है? जो बॉन्ड है सर क्योंकि उसके पास कार्बन है, जैसे टर्शियरी के पास तो 3 कार्बन बॉन्ड है। हम ये बात कह सकते हैं, एक बात सोचें, इनकी स्टेबिलिटी बेसिकली इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि ये कितना जल्दी बॉन्ड बना रहा है। अगर वो बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेगा तो इसका मतलब है वो स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ, हाईली। और अगर उसने हाईली बहुत देर अनस्टेबल किया तो इसका मतलब है वो रिलेटिवली स्टेबल स्टेबल हुआ। है। ठीक है, मतलब इधर इसको स्टेबल कहने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअली स्टेबल है। इसको यहाँ पे स्टेबल कहने का मतलब ये है कि ये कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज ये स्टेबल है। बट इसने अभी फर्दर बॉन्ड बनाना है, तो स्टेबिलिटी हम किस बात पे डिसाइड करेंगे कि कितना जल्दी वो बॉन्ड बनाता है। ये बात समझ में आ रही है? अगर उसने बॉन्ड बहुत जल्दी बना लिया तो वो बहुत ही अनस्टेबल है, और उसने बॉन्ड बनाने में टाइम लगाया तो वो रिलेटिवली स्टेबल है। ये बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, अब इस बात को देखते हैं। बेसिकली जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स जिससे वो बॉन्डेड हैं उसको वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी उसके साथ बॉन्डेड होगा उसको वो अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, उसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, अब अगर किसी चले इस स्टेटमेंट को बाद में पढ़ते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर से। इस कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? कोई भी नहीं, सारे हाइड्रोजन है।
तो हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो पॉजिटिव इसी एटम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, तो अगर वो इसी एटम के ऊपर सिर्फ इतने छोटे से रीजन में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस चार्ज की डेंसिटी या इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? ओवर वॉल्यूम, ओवर स्पेस। तो इस चार्ज ने, +1 चार्ज ने कितना एरिया ऑक्युपाई किया है? बहुत छोटा सा। तो इसकी डेंसिटी हम कह सकते हैं क्या है? ज्यादा है। सर अब कैन अगर यू आप रिपीट? जी, एक मिनट, इन दोनों डायग्राम्स को देखें, फिर शायद आप मेरे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। राइट साइड वाली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, अभी हमने बात की कि अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो अपने इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करेगा। अब अगर ये अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इंड्यूस कर रहा है इस कार्बन को, तो उसकी वजह से इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे रहा है तो उससे कुछ पॉजिटिव चार्ज खुद कैरी कर रहा है, यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज शेयर करना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में स्प्रेड हो गया, और यहां पे वो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इसी रीजन में रहा। अब ये बात सही है। समझ में आई सबको? तो इसका मतलब है कि लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? और राइट वाले ज्यादा होगी। स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात क्लियर है जी? एहसन एंड अरीबा, आप दोनों को भी क्लियर है? सर ये लास्ट वाला आपने जो पॉइंट बोला ना वो समझ नहीं आया मुझे। मैंने ये बात इंटेंसिटी वाला, जी सर। देखें दोनों पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या है? दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो दोनों का हाँ, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या है? +1। +1 सही। ठीक है, तो लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में वो +1 का चार्ज सिर्फ कार्बन एटम के ऊपर ही स्प्रेड हुआ है। ठीक है, और राइट वाले और स्ट्रक्चर उसमें में पूरे पे +1 का हुआ फिर, चार्ज कार्बन के साथ साथ जो उसके साथ अल्काइल चेन है उस पे, उस दोनों पे स्प्रेड हुआ है। ये मतलब बात उसको भी क्लियर? अफेक्ट कर रहा है। सही सही। हाँ, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ना इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सही। तो इसकी वजह से राइट वाले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी या डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। ये बात क्लियर है जी? एहसन क्लियर है? सही है सर, क्योंकि वो स्प्रेड हो गया ना। सही सही। बिल्कुल। अरीबा एंड अब्दुल्ला, अब दोनों को भी क्लियर है? जी सर। अब अगर सेकेंडरी होगा तो उधर दो अल्काइल ग्रुप है, वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज और बड़े रीजन में स्प्रेड हो गया। उसकी इंटेंसिटी या डेंसिटी पहले से क्या हो गई? और भी ज्यादा कम हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें जी। क्लियर है? जब टर्शरी हल्का लेस उसका चार्ज देखें, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता जा रहा है जितने अल्काइल ग्रुप लगे। नहीं, पॉजिटिव चार्ज का एरिया बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू वही है। आप ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि चार्ज का एरिया स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, जब टर्शरी स्ट्रक्चर होगा तो उसमें और ज्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि चार तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और वो तीनों उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। तो देखें चारों केसेस में जो चार्ज की वैल्यू क्या है? +1 है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में वो +1 का चार्ज सिर्फ कार्बन एटम पे ही है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी जगह में। और जैसे जैसे हम राइट पे मूव हो रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब सोचें अगली बात,
ये पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, तो अगर इसे बॉन्ड बनाना है तो इसे किस चीज से बॉन्ड बनाना है, जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करे। क्यों? क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। ये बात समझ में आई सबको? नॉर्मली तो जब बॉन्ड बनता है तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, मगर इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन छीन के चला गया था, तो इस कार्बन के पास तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन निकला है और यहाँ पे एक क्या आया है, एक अज्यूम कर रहे हैं OH आया है, OH में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अगर ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि वो अपना पूरा पेयर प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे इस बात का जवाब दें कि ये जो भी चीज आई है जिसके पास लोन पेयर है, वो इन चारों स्ट्रक्चर्स में से सबसे जल्दी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इसकी तरफ, क्योंकि इसके चार्ज की डेंसिटी या इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी और इसकी तरफ उसे अट्रैक्ट होने में बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो चार्ज बहुत बड़े रीजन में स्प्रेड हो चुका है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है और ये बहुत ही कम स्टेबल है। सर ये OH के O के पास 3 लोन पेयर कैसे हैं? कुछ वो हाइड्रोजन के साथ नहीं बॉन्ड हुआ होगा एक इलेक्ट्रॉन। ये होता है OH वाटर जी। ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन आर पार्शियल पॉजिटिव। जी। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। जी। तो ये ऑक्सीजन, अच्छा, और इस ऑक्सीजन के पास इस वक्त कितने लोन पेयर हैं? 2 ऑलरेडी लोन पेयर हैं। जब ये इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से छीन लेगा तो उसके अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो थे ही थे, उसने अपने साथ साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए और इसको H पॉजिटिव बना दिया। जी। तो इस तरह इसके पास 3 लोन पेयर आए। हाँ तो मतलब हम ऐसे शो कर सकते हैं ना, OH 7 लिख के तो शो नहीं कर सकते ना? नहीं, हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो अब आपको बात यहाँ पे समझाने का मकसद ये कि कोई भी XYZ कोई भी ऐसी स्पीशी है जिसके पास लोन पेयर है, वो इससे बॉन्ड करेगी, क्योंकि इस कार्बन के पास तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, वो स्पीशी इन चारों स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज्यादा जल्दी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल हो गया। और ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज इतने बड़े रीजन में स्प्रेड हो चुका है कि इसकी अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो चुकी है? रिलेटिवली वीक हो चुकी है, तो इसकी तरफ अट्रैक्शन स्लोली होगी। ये बात क्लियर है? अब जरा ये पॉइंट सब पढ़ लें और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। यही बात यहाँ पे लिखवाई हुई है, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर ये बात याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात लिखेंगे पेपर में। सर क्लियर है। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा उनका इलेक्ट्रॉन इंड्यूसिंग कैपेसिटी होगी, उतना चार्ज स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से चार्ज जितना ज्यादा स्प्रेड होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लोन पेयर वाली स्पीशीज उसकी तरफ उतनी इजीली अट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। एहसन, आपको भी क्लियर है? अरीबा, आपको भी क्लियर है? जी सर क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल याद रखना मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन लवर याद रखना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल के मतलब होते हैं इलेक्ट्रॉन अपील। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन को अपील कौन करेगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इट मींस इलेक्ट्रोफाइल इज एनी स्पीशी व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशी जिस जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। तो कोई भी कैटायन
यानी कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और कोई भी ऐसा पार्ट जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों का बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अपील करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर मैंने ये ऐसा मॉलिक्यूल बनाया है जिस मॉलिक्यूल में इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला रीजन इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और ये मैंने मॉलिक्यूल आइन बनाया है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पूरा आइन जो है एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो भी इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर की जाएगी, और जिसपे पॉजिटिव होल पॉजिटिव चार्ज हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जी ये बात क्लियर सबको? जी सर। जी एहसन एंड अरीबा, और आप सबको भी जी सर, क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल को हमने बोला इलेक्ट्रॉन अपीलिंग, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस अपीलिंग। तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस को कौन अपील करेगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो चीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी होती हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, भले नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज हो या ना हो, इफ देयर इज अ लोन पेयर देन इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर मॉलिक्यूल में लोन कोई चार्ज नहीं है, बट उसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। सही है, तो here we have some examples of nucleophile. Nucleophile can be a molecule or can be a negative ion, but nucleophile is the species which must have a lone pair. अगर उसके पास lone pair है तो वो न्यूक्लियस को अपील कर सकता है, तभी उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपील नहीं कर सकता। ये बात यहाँ तक क्लियर है? जी अब्दुल्ला, एहसन एंड अरीबा। जी सर। जी सर, क्लियर। कंप्लीट कर लें यहाँ तक। अब ये देखें, इसके बाद अगर आप इस स्पीशी को देखें तो इस स्पीशी में एक एंड पार्शियल नेगेटिव है और उस पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी है, और दूसरा एंड पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब इसका बिहेवियर दोनों तरीकों का हो सकता है, यानी कि ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है और एज एन न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है। ये बात हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। अगर रिएक्शन में इनिशियली इंटरेक्शन इसने की तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या कंसीडर किया जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया जाएगा, और इसका बिहेवियर न्यूक्लियोफिलिक कंसीडर किया जाएगा। बट अगर रिएक्शन के इनिशियल स्टेज में इंटरेक्शन यहाँ पे हुई तो ये मॉलिक्यूल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव की कंसीडर किया जाएगा और इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? मतलब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ और एक पॉजिटिव स्पीशी आ गई, तो पॉजिटिव स्पीशी आ गई तो ये अपना लोन पेयर से उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो अब इसका बिहेवियर न्यूक्लियोफिलिक हो गया। बट अगर मिक्सचर में एक खुद से न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी कि एक स्पीशी आ गई जिसपे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर और वो लोन पेयर तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये लोन पेयर इसकी तरफ इंटरेक्शन करेगा, तो अब इसमें स्पीशी का इस मॉलिक्यूल का बिहेवियर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है या एज एन न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही क्लियर होगा तो। जी यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है सबको? ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। सर बस ये 6 ही होते हैं? इस 6 के अलावा शायद एक और है, मगर इस 6 में भी डिफरेंट कैटेगरी। मतलब टोटल रिएक्शन हमें याद कितने करने होते हैं, उनका क्या नंबर है? देखें, याद सुने, कुछ रिएजेंट्स याद करने पड़ेंगे। हाँ वैसे तो नहीं, देखो अगर मैं बताऊं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आधी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, होमोलिटिक ब्रेकिंग का, इलेक्ट्रोलाइटिक ब्रेकिंग का, तो आधी चीजें नहीं याद करनी पड़ेगी। सही है ठीक है, स्टिल कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी।
ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर